नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड बनने के बाद पहली बार स्थिर सरकार झारखंड को मिली और इस स्थिर सरकार का पहला बजट मंगलवार को पेश होगा। राज्य के आम लोगों के साथ साथ विशेषकर व्यवसायी और किसानों की नजर भी बजट पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्त विभाग अपने पास रखा है, इसलिए लोगों का मानना है, उम्मीद है कि इस बार का बजट उनकी चुनावी घोषणाओं के अनुरूप होगा। तो क्या बजट के जरिए रघु देंगे जनता को विकास का वरदान? चर्चा करेंगे। तो झारखंड में बदले हालात, चलो चले मोदी के साथ, कुछ यही नारा था जिस नारे के बूते बीजेपी ने सरकार बनाई झारखंड में। अब जाहिर है हालात बदलने का मौका मिला है बीजेपी को, और क्या इस मौके का असर बजट में दिखेगा? केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश बजट के बाद लोगों की निगाहें झारखंड के बजट पर टिकी हैं। विधानसभा में झारखंड सरकार का वर्ष 2015-16 का बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई को प्राथमिकता देने के साथ साथ ऐसे कदम उठाएगी जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। ये बजट सरकार की विकास योजनाओं का आईना होगा। हालांकि इस बजट से कोई बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट और सेस लगाने के फैसले को संशोधित कर सकती है सरकार। साथ ही कमजोर वर्ग, किसानों और आम लोगों के लिए कुछ नई योजनाएं ला सकती हैं। रघु वरदान मिलेगा क्या, यही सवाल है। राजस्व बढ़ाने पर जोर हो सकता है। अस्थायी तौर पर चेकपोस्ट, 9 चेकपोस्ट का ऐलान हो सकता है। जमीन के ऑनलाइन म्यूटेशन पर भी ऐलान संभव होगा, क्योंकि जमीन विवाद लगातार बढ़ते हैं। 3 महीने में कोशिश की जाएगी कि बालू और ईंट को लेकर, गिट्टी को लेकर जो पर्यावरण क्लियरेंस में दिक्कतें आती हैं, वो 3 महीने में क्लियरेंस मिलने का ऐलान होगा। ये भी ऐलान संभव है। सारे विभाग ऑनलाइन किए जाएंगे। तमाम ऐसे ऐलान संभव है, लेकिन सवाल है कि क्या आम जनता को मिलेगा? रघुवर सरकार अपना पहला बजट मंगलवार को झारखंड विधानसभा में पेश करेगी। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि बजट में आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने बजट से पहले ही वैट में इजाफा करके अपनी मंशा जाहिर कर दिया है। ऐसे में उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद बेमानी है। भारत सरकार जिस लीक पर गई है, हमें लगता है कि राज्य सरकार भी उसी लीक पर जाएगी। बहुत हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बजट के पहले ही इन्होंने जो टेलर दिखाया है वेट बढ़ा करके, वो तो राज्य की जनता को बोझ ही दिया है। अगर टेलर ऐसा है तो पिक्चर भी उसी अनुरूप हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए, विपक्ष को कहने के लिए कुछ तो चाहिए। आखिर वो आपके मीडिया में कैसे आएंगे? तो कहने के लिए कुछ तो चाहिए उनको। आम लोगों का ख्याल रखेंगे? बिल्कुल, ये सरकार आम लोगों के लिए ही ख्याल रखने वाली है। 3 करोड़ 25 लाख जनता का ख्याल करने वाली सरकार है। और झारखंड के बदले हालात, चलो चले मोदी के साथ नारे को थीम बनाकर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सरकार मंगलवार को बजट पेश करने जा रही है। और घोषणा पत्र जो जारी किया था, क्या उन घोषणा पत्र में किए गए वादों को इस बजट में हकीकत बनाने की कोशिश होगी? हम आपको घोषणा पत्र में जिक्र किए गए उन वादों को दिखा रहे हैं और याद दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या क्या वादा किया गया था। मेक इन झारखंड का वादा किया गया था, और इस वादे के तहत तमाम जो उद्योग हैं वो स्थापित करने की बात हुई थी। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और विकास के वादे किए गए थे, तो वो वादा कैसे पूरा होगा? इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त विकास के वादे का क्या होगा? भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का वादा किया गया था। जनप्रतिनिधियों के साथ ब्यूरोक्रेट की संपत्ति की घोषणा का वादा किया गया था। विकास के लिए सड़कों और पेंडिंग रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा किया गया था। उद्योगपतियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा का वादा किया गया था। टैबलेट मुफ्त और लैपटॉप और टैबलेट का देने का वादा किया गया था। क्या वो वादा पूरा होगा इस बजट के जरिए? जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र और छात्राओं को वादा किया गया था, फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेंगे उन्हें मुफ्त टैबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा। तो क्या वो वादा पूरा होगा इस बजट के जरिए? इसके अलावा युवा आयोग के सशक्तिकरण का वादा किया गया था। लाडली शिक्षा योजना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वादा किया गया था। मेडल विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का वादा किया गया था। ये तमाम चुनावी वादे क्या हकीकत बन पाएंगे? ये सवाल अभी बना हुआ है और इन सवालों का जवाब बजट के बाद मिलेगा, लेकिन ज़रूर इन वादों
के जरिए उम्मीदें जगाई थी बीजेपी ने। देखना होगा कि क्या ये उम्मीदें बीजेपी पूरी करती है इस बजट के जरिए। हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी वादा किया गया था। अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने के लिए महिला सशस्त्र बटालियन के गठन का वादा किया गया था। महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए एक महिला डेस्क की स्थापना का वादा किया गया था। युवा आयोग के सशक्तिकरण का वादा किया गया था, जिसमें राज्य के युवाओं को छोटे और परंपरागत उद्योग शुरू करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी। पलायन को रोकने का वादा किया गया था। रोजगार बढ़ाने का वादा किया गया। तो क्या इन वादों का असर होगा इस बजट में, इन वादों को हकीकत में लाने के लिए, हकीकत में पूरा करने के लिए? तो क्या इस बजट से वादा पूरा होगा? चुनावी वादे जो हैं वो हकीकत में तब्दील होंगे? हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं रांची स्टूडियो से, हम आपका सबसे उनसे परिचय करवा दें। रमेश पुष्कर हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता। मनोज पांडे हैं, जीएमएम के नेता। रमेश जी, तमाम वादे हमने गिनवा दिए हैं। चुनाव के दौरान आपने जो घोषणाएं की थी, मुफ्त टैबलेट, लैपटॉप, रोजगार, सिंगल विंडो क्लियरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, तमाम वादे हैं। बजट पर कितना असर होगा इन वादों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक पब्लिक से कमिटमेंट किया था अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त और जीरो टॉलरेंस करप्शन फ्री स्टेट देंगे। जीरो टॉलरेंस का देंगे हम लोग स्टेट में। और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, तो उसमें हम लोग ऐसी व्यवस्था करें कि भय मुक्त शासन यहाँ हो। उग्रवादियों का और अपराधियों का जो तांडव चल रहा था राज्य में, वो हम लोग समाप्त करेंगे। हमारी ये प्राथमिकताएं हैं। हम सड़क और बिजली के क्षेत्र में विकास का काम करेंगे ताकि यहाँ पर बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट हो सके। सिंगल विंडो सिस्टम इंडस्ट्रियलिस्ट को हम लोग देंगे, उद्योगपतियों को, ताकि यहाँ पर अपना उद्योग का जंजाल यहाँ पर जो नहीं, ये तो वादे हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि ये सब वादे किए थे। बजट में इन वादों को हकीकत में बदलने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 100% कोशिश होगी। और इस बार जो झारखंड का बजट है वो एक झारखंड में नया सवेरा, नया बिहान लेकर के आने वाला है। और जनता को कल ही पता चल जाएगा कि आखिर जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में संकल्प जाहिर किया था, तो माननीय रघुवर दास जी जो मुख्यमंत्री हैं अभी, वो उस वादे पर लैपटॉप, टैबलेट सब कुछ देंगे। और जैसा कि शुरू से ही सर, देखिए, कल इसका इंतज़ार हम लोग कर लेते हैं कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तो हम लोग एक मोटे मोटे तौर पर जो कुछ चीज़ें तय किए हैं उसमें कल जो पॉइंट वाइज जो चीज़ें आप पूछ रहे हैं वो कल का उसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि बजट कल हम लोग देने वाले हैं। लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि जो यूपीए का जो शासन चल रहा था, तमाम वादों को का आप जिक्र कर रहे हैं कि सभी वादों का असर बजट पर होगा, तो उन्हीं वादों में से एक आध वादा हम याद दिला दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पॉइंट बाय मैं पूछ रहा हूं। तो आप कह रहे हैं खुद तमाम वादों, तो छात्र इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाएगा, लैपटॉप टैबलेट मिलने लगेगा। देखिए, आप फिर एक बार आपसे ये बात कर रहे हैं कि जो लैपटॉप है, टैबलेट है, और जो तमाम जो स्कूल्स में जो सुविधाएं हैं, जो सही समय पर किताब दी जाए, सभी सही समय परीक्षाएं ली जाए, सही समय पर छात्रों को मिड डे मील की व्यवस्था हो, ये सारा चीज़ जो है आखिर कुल मिलाकर के कुशासन को हम लोग सुशासन में बदलेंगे, गुड गवर्नेंस की ओर आएंगे। ठीक है, फिर और करप्शन फ्री स्टेट देंगे। हाँ, तभी ये सब संभव है। कोई भी ऐसा तो कभी आपने कोई वादा तो नहीं किया जिसे आप कह देंगे कि वो जुमला था? नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं। देखिए, एक बात है कि जब कोई सरकार हकीकत बनेंगे तो कुल ठीक है। सर, मैं आता हूँ आपके पास। मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी, फिर उम्मीद आपको क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं है उम्मीद?
देखिए, जहां तक उम्मीद की बात है तो हमारी ही उम्मीद नहीं टूटी है, उम्मीद पूरे देश की जनता की टूट चुकी है इस सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। आपने अभी ये बात बोला कि जो वायदे करके ये सत्ता में आए, क्या वो वादे पूरे होंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र की सरकार जो वादे करके आई, क्या वो पूरे हो रहे हैं? क्या उन वादों पर वो अमल कर रही है? तो मैं इसलिए तो मैंने पूछा कि कहीं कोई जुमला तो नहीं है, कोई वादा भी जो बजट, क्योंकि वहां जुमला कहा जाता है कि वो जुमला था। बिल्कुल, आप आने वाले दिन में आने वाले दिन में देखिएगा, इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। जब कोई बात उठेगी, जैसे अमित शाह जी ने बोला कि चुनावी जुमला था, तो ये फिर इस तरह की बातें करेंगे। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, जो अभी तक का चरित्र इनका दिखा है, केंद्र की सरकार हो यहाँ की सरकार हो, ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आपके सामने दिखा होगा कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके इन लोगों ने विधायकों को अपने पक्ष में किया, पद और पैसे का प्रलोभन देकर। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी? आप आने वाले दिनों में देखेंगे, जब बजट कल पेश होगा, तो मैं पूरे उम्मीद और विश्वास के साथ कहता हूं कि यह सरकार पूंजीपतियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करेगी, उनके हितों में काम करेगी, कैपिटलिस्ट फ्रेंडली बजट देगी ये सरकार मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, गांवों में निवास करने वाले लोगों को दरकिनार करेगी, उनकी उपेक्षा करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये कुछ पूंजीपतियों की गोद में खेलने वाले सिंगल विंडो क्लियरेंस देना क्या उद्योगपतियों के लिए बजट कहा जाएगा? बढ़ाते हैं, उद्योगों को भी तो बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, नहीं, उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन मध्य वर्ग और निम्न वर्ग जो गांव के लोग हैं, कृषक हैं, उनकी कब्र पर नहीं, उनको दफन करके नहीं। उद्योगपति तो आते हैं, उद्योग लगते ही हैं, लेकिन आप किसी एक वर्ग को, जो बहुत बड़ा वर्ग है इस राज्य का, तो ऐसा कौन सा फैसला आपको लग रहा है अब तक की सरकार में जो क्लास है, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के विरोध में है, जिससे आपको उम्मीद नहीं लग रही है कि बजट में भी उनके लिए कुछ होगा? मैं आपको बता दूं कि अभी जो केंद्र सरकार का बजट पास हुआ, जो रेलवे बजट पास हुआ, उसको देखकर तो यही लगता है कि ये सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी। बताइए रमेश जी। आने वाले बजट में मध्य वर्ग का ख्याल नहीं रखा जाएगा। देखिए, एक जो बात है, मनोज जी जो बातें को कह रहे हैं, उससे साफ ये लग रहा है कि एक निराशा, हताशा है विपक्ष में, और जनता को ये कह रहे हैं कि जो आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, तो क्या उद्योगपति जो चीज़ बनाते हैं उसका आदिवासी और गरीब इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या? तो ये जो कुल मिला के जनता को बरगलाने वाली बातें हैं। और झारखंड जैसे जो मिनरल्स के मामले में देश का 45% खनिज यहाँ से पैदा होता है, और यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे देश भर के उद्योगपतियों का ये ड्रीम लैंड है झारखंड की, यहाँ पर हम पूंजी लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कल कारखाने लगाएंगे। तो वो इसलिए नहीं है कि वो यहाँ से पैसा कमा करके सीधे जाना चाहते हैं। आखिर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो झारखंड में पैसा लगाएंगे, आखिर रोजगार तो झारखंड के ही लोगों को मिलेगा, मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा, निम्न वर्ग के लोगों को भी रोजगार कैसे मिलेगा? स्थानीय नीति को लेकर सवाल फिर उठ रहा है, कैसे मिलेगा झारखंड के लोगों को? आश्वासन देंगे? नहीं, स्थानीय नीति तो आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उनसे पहले जो सरकार बनी थी मुंडा जी की, उसमें हेमंत जी को स्थानीय नीति बनाने के लिए चेयरमैन बनाया गया था। फिर उसके बाद में हेमंत सोरेन जी की अपनी खुद की सरकार आई, मुख्यमंत्री थे वो, उस पीरियड में भी वो स्थानीय नीति नहीं बना पाए। आखिर स्थानीय नीति के नाम पर आपने जो इतना समय पार कर दिया, इसमें आप बना रहे हैं, लगभग 14 महीने पार किए और उसमें लगभग 1.5 साल पार किए, तो अब आपको 3 साल में आप स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं। हमने तो संकल्प जारी किया है कि जल्द से जल्द हम स्थानीय नीति लेकर के आएंगे। और वो जल्द कब होगा सर? ये तो 3 पहले की सरकार भी यही कहती रही, जल्द से जल्द। आप भी कह रहे हैं जल्द से जल्द है, लेकिन उसमें कोई ना कोई विवाद हो गया स्थानीय नीति को लेकर के। हम रोजगार देने के लिए कृत संकल्प हैं। और जैसा कि आप देखिए कि कुछ हम लोग शिक्षकों की बहाली, लगभग 14,000 शिक्षकों की बहाली किए हैं। तो हमारा ये सवाल वाजिब है मनोज जी, आप कैसे सवाल उठाएंगे? हम ऐसी बनाएंगे झारखंड के लोगों के साथ आपने क्या किया उस नीति पर, जो आप कह रहे हैं देश में कहीं न्यायालय में कोई अंगुली ना उठे और वो नीति फंसे नहीं। हम ऐसी नीति लेकर के आने वाले हैं, और स्थानीय लोगों को भी जिले के अनुसार में रोजगार मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा। अभी जो रमेश जी ने बताया, और स्थानीय नीति पर हेमंत जी की सरकार जिस मुकाम तक पहुंची वो अभूतपूर्व था।
अगर इनका सहयोग मिला होता, विपक्ष का सहयोग मिला होता, तो हम अंजाम तक भी पहुंच जाते। साहस नहीं है, डरपोक लोगों की सरकार थी। स्थानीय नीति सिर्फ लोगों को लड़ाने के लिए, उससे वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ये लोग सत्ता में आए थे। लड़ाने की और हिम्मत रहता लड़ाने की कोशिश भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उस समय स्थानीय नीति लागू हुई थी और भाई भाई में लड़ाई हुआ था। ये सभी लोग जानते हैं लड़ाने की नीति और नियत किसकी है, ये झारखंड वासी अच्छी तरह जानते हैं। जी अब फिर से इतिहास में पहुंच गए। ठीक है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं बजट में उम्मीदों की बात कर रहा हूं। मुझे बस इतना बता दीजिए रमेश जी और मनोज जी, आप दोनों मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। ठीक है रमेश जी, सरकार हटा के फेंक दी गई। आपको मौका मिला रमेश जी, एक सेकंड कोई भी हो, समय जो है छात्र का जो कैरियर है 35 साल का जो उम्र है, जहां तक कि सरकारी नौकरी उसको मिलती है, महिलाओं को कुछ साल की छूट मिलती है, यदि वो टाइम पीरियड पार हो जाएगा तो आप कोई सोने की भी नीति बनाएंगे तो उनको रोजगार कहां से मिलेगा? उनका तो कैरियर समाप्त हो जाएगा। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के आप बना दीजिए, फिर करियर संवार दीजिए। आपको मौका मिला है 5 साल का। भविष्य खराब हो गया रमेश जी के नाम पर, उनको फिर कहां से आवाज आ रही है सर? तो छात्रों के साथ धोखा न करें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। हम जो तुरंत लेकर के आने वाली नीति, रमेश जी आप तक, मनोज जी एक बार उन्हें बोल दीजिए। दिख जाते हैं माननीय रघुवर, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। पूरे प्रदेश के लोगों में एक नई आशा का संचार हुआ है। ठीक है सर, समझ रहे हैं रमेश जी, समझ रहे हैं सर। आप तक आवाज आ रही है? आज जो देखिए, जो आप तक आवाज आ रही है, एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक अभियान चला करके, मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही। मनोज जी मैं चाहूंगा आप ही सवाल पहुंचा दें, और सवाल आप दोनों से है। सवाल आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ रमेश जी हेलो, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा चलिए रमेश जी, आप दोनों से सवाल यही है सर। ठीक है, तमाम जुमले फिर वही होने लगते हैं, विकास सुशासन तमाम चीजें होने लगती हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आपने या आपकी सरकार ने जो भी जेएमएम की सरकार रही हो, बाबूलाल मरांडी रहे हो, बीजेपी की सरकार रही हो, क्या हुआ अब तक, क्या किया? आप बजट में बहुत कुछ कहने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, दावा कर रहे हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि संथाल की बात हम कर लें। संथाल में कितने डैम हैं आप भी जानते हैं, जो दशकों से अधर में पड़े हुए हैं। आप कहेंगे केंद्र में फलाना थे, राज्य में फलाना थे, लेकिन अधर में तो पड़े हुए हैं। संथाल में मेडिकल हॉस्पिटल का क्या हुआ? मेडिकल हॉस्पिटल तक नहीं। क्या उन घोषणाओं को सिर्फ चुनाव के वक्त ही लाना जरूरी है और उसके बाद फिर सरकार बनने के बाद भुला दिया जाता है? तो क्या इस बजट में संथाल को कुछ मिलेगा? रमेश जी, रमेश जी तक सवाल पहुंचा दीजिए सर। विनोद जी, रमेश जी को आवाज नहीं आ रही है। संथाल में क्या कुछ किया जाएगा इस सरकार के द्वारा? बजट में कुछ प्रावधान होगा, ये पूछा जा रहा है। अब आवाज आ गया। चलिए अब मनोज जी, लेकिन संथाल को लेकर जरूर जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि संथाल के नाम पर सियासत खूब होती रही, आप भी करते रहे, लेकिन संथाल को अब तक कुछ मिला नहीं। एशिया का तमाम जो कोल ब्लॉक है वो वहां पर है, लेकिन आज भी सबसे गरीब संथाल है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की सियासत सिर्फ संथाल तक सीमित नहीं है। हम पूरे झारखंड और झारखंड के आसपास के जिलों जहां हमारा जनाधार है वहां हम लोग राजनीति करते हैं। मैं जहां तक आपको बता दूं कि देखिए, हम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया और हमारी क्या सोच है झारखंड के प्रति। 14 महीने में हेमंत सोरेन की सरकार ने वो कर दिखाया। ठीक है, रमेश जी तक आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी बजट की बात है तो उम्मीद बीजेपी से ज्यादा है। बहुत अहम घोषणाएं की भी थी। संथाल को लेकर मेरा सवाल होगा सर, कोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं, हवाई अड्डे का शिलान्यास देवघर में हुआ, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। तमाम डैम हैं, मसांजोर डैम है, पुनासी डैम है, तमाम डैम हैं, लेकिन अधर में लटके पड़े हैं। एक बूंद पानी संथाल परगना के लोगों को आज तक नहीं मिल रहा है। आप कुछ करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम लोगों की जब सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ तो आपने देखा होगा कि संथाल परगना से हमने 3-3 मंत्री दिए हैं, और ये सरकार की प्राथमिकता बताती है कि संथाल परगना के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कितना दृढ़ संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी दृढ़ संकल्प नहीं थे कि हमने वहां पर कैबिनेट
बिल्कुल थे, वहां पर हम लोग कैबिनेट की बैठक बुलाए थे, वहां पर हाईकोर्ट का बेंच बनाने की बात मुंडा जी के समय से हुई है। बुला देने भर से विकास सवाल है कि क्या एक बूंद पानी पहुंचा पाए आज तक, चाहे केंद्र में भी आप रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, देखिए आप, और आप अब तो केंद्र में आप भी हैं, राज्य में आप भी हैं, अब तो कोई कोऑर्डिनेशन का भी अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तो कुछ मिलेगा संथाल को? डैम का जो विवाद हमेशा से रहा है। जी देखिए, एक तो वहाँ पर संथाल परगना में हम लोगों ने अभी जो ये किया है कि वो जो राज्य की जो उप राजधानी बनाई गई दुमका, उसको एक स्मार्ट सिटी में उसको हम लोग जोड़े हैं विकास करने के लिए, दुमका को और देवघर को। तो वहाँ पर कई योजनाओं की घोषणा हुई है। देवघर में बड़ा एयरपोर्ट बनाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, केंद्र सरकार ने उसको टारगेट में लिया जल्दी पूरा करने का। और संथाल में जो सिंचाई योजनाएं हैं और वह माइनिंग के जो प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और वहाँ पर जो रोज़गार, खास करके जो संथाल के जो बेरोज़गार नौजवानों में जो नई आशा का संचार हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के संथाल पर फोकस है इस सरकार का। और देखिए, चाहे वो हम लोग वहाँ पर राज परिवार जी वहाँ श्रम नियोजन मंत्री वहाँ से आते हैं, फिर उसके बाद में रणधीर जी हैं वहाँ पर, फिर लुइस मरांडी जी है। तो कुल मिलाकर के बस मुझे सर, आप ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मैं इसलिए ज्यादा आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आपने क्या किया, लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए कि एक पहल के तौर पर आपने क्या की है संथाल के लिए। आप कहते हैं फोकस होगा, तो आपकी सरकार ने क्या किया अब तक? 3 बता नहीं, वहां पर हम लोग देखिए, आप अभी तो सरकार ने सत्ता संभाली है सरकार ने, मैं कहाँ कह रहा हूँ, और हमने साफ कहा है कि यहाँ जो रांची जो हाईकोर्ट है उसको नहीं रांची हाईकोर्ट बेंच को वहाँ पर हम लोग पूर्ण रूप से कार्यरूप हम लोग प्रदान करेंगे इस सरकार में। इसके अलावा दुमका को एक बड़ा शहर बनाने का जो संकल्प लिया गया है, वहाँ पर सारी व्यवस्था हम लोग संरचना खड़ी करेंगे। और देवघर को हम लोग टूरिस्ट सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। देवघर में एक नया जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बनाने को लेकर काम जो जारी है उसको हम लोग सशक्त करेंगे। तो कई योजनाएं हैं संथाल परगना के, माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर 2-3, उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए हैं। तो संथाल परगना के पहाड़िया जनजाति के विकास के लिए कई योजनाएं आने वाली, उनके रोजगार के लिए। वहाँ पर एम्स जो है वहाँ पर, वो संथाल परगना में झारखंड का जो एम्स है वहाँ देने की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर के हम लोग इस बजट में आप क्या उम्मीद देते हैं? और डैम को लेकर आपने कुछ कह रहे हैं, मैं बारी बारी से हर पॉइंट पर आऊंगा। के बारे में नहीं, संथाल परगना पर विकास को लेकर के हम लोग कल आप देखेंगे कि कल खुशहाली लाने वाला बजट होगा संथाल परगना के विकास के दृष्टिकोण से। तो उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं मनोज जी, कल के बजट का, उसमें कई घोषणाएं होने वाली है। अब ठीक है, मिलेंगे सर हम भी। आप देखिए, रमेश जी ने जो अभी बात बोला जी, बिल्कुल बिल्कुल जी मनोज जी, अभी रमेश जी ने जो अपना मनसा स्पष्ट किया, बार बार ये जोर दे रहे थे कि वहाँ की माइंस प्रोजेक्ट पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, माइंस पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं भी यही बात बताना चाहता हूँ कि इनकी निगाह वहाँ के खनिज संपदा पर है। वहाँ एयरपोर्ट पर ये जोर दे रहे हैं ताकि एयरपोर्ट के रास्ते से अडानी अंबानी उस भूमि पर पहुँच सकें और खनिजों का दोहन कर सकें। मैं एक बात यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ इनको, ये एम्स की बात करते हैं, एम्स इनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता, वो केंद्र सरकार इसकी घोषणा करती, मगर इस बजट में झारखंड की उपेक्षा की गई, एम्स की घोषणा झारखंड में नहीं की गई। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वो कितने संवेदनशील हैं यहाँ के प्रति। और हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने अल्प शासन काल में ही मसानजोर का पानी को दुमका शहर में लाकर यह दिखला दिया कि वहाँ की जनता को जो पेयजल आपूर्ति की समस्या थी उसको दूर करने में पूरे 100% कामयाब हुए वो। और इसी तरह की योजना पूरे झारखंड खास करके संथाल परगना की। लेकिन अभी आप मानते हैं कि संथाल आज मैं बता दूं, मैं और भी बता दूं, उनके कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछ गया संथाल परगना में। आज हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, विधानसभा का प्रथम सत्र था, इसलिए तो आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं बात उठाई पुष्कर जी, इसलिए उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं, उम्मीदें आपसे ज्यादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीदें आपसे ज्यादा है, उम्मीद तोड़िएगा मत। बजट में बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं,
देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों का। कल मिलेंगे बजट के बाद जो तस्वीर बनती है, जिन घोषणाओं की बात आप कह रहे हैं कि सब कुछ पूरा होगा, देखते हैं पूरा होता है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बात बिहार की होगी। जनता दरबार याद होगा आपको, 2006 में जनता दरबार लगाना शुरू किया नीतीश कुमार ने। अब पिछले 9 सालों की रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और कहा जा रहा है कि दरबार में दम कितना है इसकी जांच खुद नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन चुनाव के वक्त क्यों, सवाल ये है। एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, चुनाव नजदीक है, ऐसे में नीतीश कुमार जनता के दिलों में उतरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जनता दरबार एक बार फिर से जनता दरबार के जरिए वो जनता के दिल में उतरने की कवायद में जुटे हैं। पहले बिहार की बिगड़ती व्यवस्था का हवाला देकर सीएम बने, फिर गलती के लिए माफी मांगी और अब शायद पिछले 9 साल की गलतियों को सुधारने की कवायद करने में जुटे हुए हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश ने ऐलान किया है कि जनता दरबार की पिछले 9 सालों की रिपोर्ट मांगी गई है और जांच करेंगे, परखेंगे कि 9 सालों के जनता दरबार में जनता के लिए क्या काम हुआ, जनता की शिकायतें कितनी सुनी गई और जनता को क्यों निराशा हाथ लगी। 9 साल से जो ये जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा, तो इसका पूरा हम एक अध्ययन कराएंगे कि कितने मामले आए, कितने का निपटारा हुआ और इससे किस किस प्रकार के कितने मामले थे, सबका एक अध्ययन हम कराएंगे और इसका भी असेसमेंट करेंगे कि ये किस हद तक कारगर साबित हुआ और फिर उसके बाद उसमें और कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। 6 महीने का वक्त है, लेकिन 6 महीने में पिछले 9 सालों के जनता दरबार का हिसाब निकालेंगे और उस हिसाब को निकाल कर तय करेंगे कि कितनी शिकायतें सुनी गई, उन शिकायतों को क्यों नहीं सुना गया और फिर सुनी भी जाएगी, सुधार होगा। सोच लीजिए। हम आपको बताते हैं जनता दरबार की शुरुआत कैसे हुई, क्या सिस्टम है। 21 अप्रैल 2006 को पहली बार जनता दरबार में हाजिर हुए थे नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार के मुखिया थे। सबसे ज्यादा शुरुआती साल 2006 में ही 54 जनता दरबार आयोजित हुए थे, सबसे ज्यादा। पहले 2 दिन ही दरबार लगता था जनता का, लेकिन उसके बाद फिर इसे हर सोमवार दरबार लगाया जाने लगा और हर सोमवार जनता की शिकायतें सुनी जाने लगी। महीने के पहले सोमवार को कानून व्यवस्था और जमीन विवाद के मामलों की सुनवाई होती है। महीने के दूसरे सोमवार को शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण से जुड़े मामलों के लिए यहाँ शिकायतें ली जाती हैं। तीसरे सोमवार को सड़क, बिजली, पानी जैसे जुड़े शिकायतों के लिए सुनवाई यहाँ पर होती है। आधारभूत संरचना से जुड़े जो तमाम फरियाद होते हैं। चौथे सोमवार को सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की बातें और समस्या सुनने के लिए दरबार बुलाया जाता है। कार्यकर्ताओं से भी मिलजुल होता है। अगर महीने में 5वां सोमवार पड़ जाता है तो यहाँ उस सोमवार को उद्यमियों की शिकायतों की सुनवाई का दिन होता है। ज़ाहिर है पहले सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है, पुलिस और ज़मीन से जुड़े मामले सबसे अधिक आते हैं। जनता दरबार के बाद सीएम ऑफिस गुहारों की फहरिस्त बनाकर संबंधित विभागों को भेज देता है और एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की जाती है। जनता दरबार जब खत्म हो जाता है उसके बाद सीएम ऑफिस उन फरियादों की, शिकायतों की फहरिस्त बनाता है और संबंधित विभाग को कहता है कि आप कार्रवाई कीजिए समय सीमा के भीतर। रिपोर्ट भी मांगी जाती है। एक आईटी टीम मामलों के निपटारे की पूरी निगरानी करती है और दावा यह है कि 95% मामलों का निपटारा होता है। लेकिन दरबार का स्याह सच है क्या, ये हम आपको दिखाते हैं। ज्यादातर मामलों में घूम फिरकर मामला उन्हीं अफसरों के पास पहुंच जाता है जहां से शिकायतें आती हैं। ये एक कड़वा सच है। जिनके खिलाफ जनता शिकायतें लेकर दरबार तक पहुंचती हैं उनके पास ही फिर उन शिकायतों का निपटारा करने के लिए मामला पहुंच जाता है और जाहिर है उसके बाद अपने खिलाफ आई शिकायतों को लटकाने के काम में लग जाते हैं अफसर और फिर ये लटकते रहते हैं जनता की शिकायतें। कई लोग कई बार एक ही मामले की शिकायत लेकर जनता दरबार दौड़ते रहे, कई बार ऐसा देखा गया, लेकिन उनके मामले का कोई हल नहीं निकला। और शायद ये वजह कि नीतीश कुमार को भी आभास हुआ है। जनता दरबार में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। कब हंगामा हुआ ये आपको बताते हैं। 2 सितंबर 2012 को, साल 2012 में ही कुछ लोगों ने राज्य में पुलिस भर्ती में धांधली होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया दरबार में।
7 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री के ही क्षेत्र से आई एक विकलांग छात्रा ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर। 19 अगस्त 2013 को नालंदा के कृषि विभाग से जुड़े कुछ बेरोजगार युवकों ने हंगामा किया था। हंगामा चलता रहा, दरबार चलता रहा। 12 सितंबर 2011 को एक अलग तस्वीर नजर आई। जनता दरबार में एक युवक ने एक्टर बनने के लिए नागिन डांस किया था। वो तस्वीर भी आपको शायद जहन में याद हो। लेकिन 9 सालों का जनता दरबार और 9 सालों के जनता दरबार का पूरा हिसाब निकालने के पीछे मायने क्या हैं? विजय सिन्हा हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक, नवल शर्मा हैं, जेडीयू नेता। दोनों मेहमानों से चर्चा करेंगे। विजय जी, क्या मायने हैं? जनता दरबार 9 सालों से लग रहा है, 9 सालों में शिकायतें नहीं सुनी गई, वो अब ज़ाहिर एक अच्छी पहल है। क्या आपका इस पर कोई विरोध, सियासी विरोध, या आपको कोई सियासत इसमें लग रही है आपको? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी बिना सियासत के कुछ करते नहीं हैं, और उनके करनी और कथनी में कितना डिफरेंस होता है। मौसम के अनुसार उनका जिस तरह से भाव, भाषा, भंगिमा सब बदलता है। 9 साल में एक पवित्र भावना से ये शुरू किए थे। लोगों को लगा था कि निश्चित तौर पर डायरेक्ट आम जनता की बात सीएम की कुर्सी तक बैठे हुए लोग तक जाएगा। हर विभाग में ये आदेश हुआ कि जनता दरबार लगाएंगे। एसपी से लेकर डीएम तक, एसडीओ तक, वीडीओ तक सबकी दरबार लगने लगी। आम जनता को निश्चित तौर पर एक आशा की किरण जो जगी, और उसी आशा के साथ वो जाते थे। दुर्भाग्य से एनडीए 1 के शासनकाल में थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा उम्मीद बढ़ी हुई थी, कार्य भी हो रहा था, क्योंकि सुशील मोदी साथ में थे, इसीलिए नहीं, हम बता रहे हैं कि। और उसके बाद के क्रम में सूचना के अधिकार के तहत मामला आने लगा, कई और विषय में। तो प्रारंभिक दौर में आप देखें कि जिस उत्साह से, जिस गति से नीतीश कुमार तो अच्छा कर रहे हैं, 9 सालों का हाल निकाल रहे हैं, हिसाब निकाल रहे हैं। अब बताएं कि इनके पास 9 साल के बाद इनको होश आया और याद आया अपने कि हम जनता दरबार में एक ही व्यक्ति 8-8 बार, 10-10 बार अंतिम व्यक्ति, अंतिम मालिक एक तरह से सीएम है, और उनके पास से लेटर लेके लौट जाए और निराश होकर के लोग आत्महत्या तक करने के लिए पहुंच जाएं। जिस तरह के भाव भंगिमा प्रदर्शित होता रहा जनता दरबार, अंत में निराश होकर के फ्रस्ट्रेशन में कई लोग क्षेत्र के अंदर हम लोग को दिखाते थे। तो आपको टाइमिंग को लेकर सवाल है कि इस वक्त क्यों? चुनाव नजदीक है, नियति, अगर जो इनकी नियति साफ होती, अधिकतर शिकायतें क्या है, पुलिस प्रशासन, एजुकेशन, या इनका गृह मंत्रालय के जो लॉ एंड ऑर्डर, जमीन जायदाद, इनके द्वारा कहीं न कहीं उसको नजरअंदाज किया गया। और लग रहा है कि लोग निराश इसके कारण भी हैं कि हमारे पास आने के बाद भी उसकी समस्या का निदान नहीं हुआ। उसी निराशा को दूर करने की कवायद में पश्चाताप करने का एक खेल खेले हैं, और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, ठीक है नवल, ये एक चाल चले हैं। ये पश्चाताप है, राजनीति है, या फिर चुनाव को देखते हुए एक सुधार है? तीनों में कुछ भी नहीं है। बीजेपी के साथी ने कई सारी बातें कही, ये विरोध करने की आदत से लाचार हैं, कुछ भी बढ़िया इनको अच्छा लगता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अगर जनता दरबार के फैसलों को रिव्यू करने की बात कही है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य का मुख्यमंत्री आम जन की सुविधाओं के प्रति, आम जन की समस्याओं के प्रति ईमानदारी से मुखातिब है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 21 अप्रैल 2006 को जनता दरबार की शुरुआत हुई थी। अगर जनता दरबार की फंक्शनिंग को आप देखें तो पता चलेगा कि उस समय से लेकर आज तक जनता दरबार को और कैसे जनउपयोगी बनाया जाए, नागरिकों के हित में, और इसको कैसे ज़्यादा सुविधायुक्त बनाया जाए, इसके लिए समय समय पर कई सारे बदलाव लाए गए। बल्कि आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा सुमित जी कि नीतीश कुमार जी भरसक यह प्रयास करते हैं कि अगर मेरा कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनता है तो वह कार्यक्रम सोमवार को नहीं बने, क्योंकि सोमवार को जनता दरबार होता है। और दूसरी घटना मैं बता रहा हूं कि जिस दिन नीतीश कुमार जी की मां मरी थी, मां मरने के ठीक अगले दिन वो जनता दरबार में हाजिर थे। तो ये दोनों घटनाएं ये दोनों घटनाएं साबित करती हैं कि आम जन की समस्याओं को लेकर नीतीश जी कितने ईमानदारी से कमिटेड हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि जनता दरबार में कई तरह के मामले आते हैं। विजय जी बता रहे थे कि लोग एक समस्या को लेकर दौड़ते रहते हैं।
लेकिन अगर आप पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन करेंगे, चूंकि जनता दरबार में जो कुछ भी होता है सब कुछ का रिकॉर्ड है वहां, तो जो मामले दोहराए जाते हैं ऐसे मामलों की प्रतिशतता 2% से ज्यादा नहीं होती है। और आप जानते होंगे कि जनता दरबार में जो भी गुहार लगाई जाती है, सारे गुहारों को संबंधित विभागों के पास भेज दिया जाता है और विभाग उस पर क्या कार्रवाई कर रहा है इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अलग IT सेल बनाया गया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सुमित जी कि अगर जनता दरबार उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो इसी जनता दरबार को भारत सरकार ने सिल्वर वेव रत्न अवार्ड दिया था। पब्लिक पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव के लिए पुरस्कार मिल चुका है इस जनता दरबार को। और चौथी बात यह कि यह जनता दरबार पूरे भारत में अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। फिर मेरा सवाल है कि अगर इतना भरोसा है, इतना सब कुछ है, तो फिर उसमें फिर आपको शंका क्यों है कि जनता दरबार से जनता को निराशा हाथ लगी है? शंका है तभी आप रिव्यू करना चाह रहे हैं? कोई शंका नहीं है। देखिए, मैं तो शुरू में ही बता चुका हूं कि जनता दरबार जैसे प्रयोग हमेशा कुछ न कुछ सुधार की अपेक्षा रखते हैं, मांग शंका है, लेकिन नहीं, कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं। बल्कि यह तो इस बात का परिचायक है कि अब बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गवर्नेंस फिर पटरी पर तेजी से दौड़ने वाला है, जो बीजेपी के षड्यंत्र के चलते पिछले कुछ महीनों से पटरी से उतर गया था। क्या वाकई ऐसा है? मैं आऊंगा आपके पास विजय जी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम। ब्रेक के उस पार दावा ये भी था कि 95% मामलों का निपटारा हो जाता है, तो क्या सिर्फ 5% की समीक्षा के लिए नीतीश जी बुला रहे हैं ये जांच रिपोर्ट? एक छोटा सा ब्रेक। तो दरबार में कितना दम है इसकी जांच खुद अब नीतीश कुमार करेंगे। 9 सालों के जनता दरबार की रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव के वक्त क्यों, और चुनाव के वक्त अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर है सिर्फ एक छवि चमकाने की कोशिश भर है। लेकिन जेडीयू का कहना है कि ये जनता से जुड़ने की कवायद है और जनता दरबार हमेशा से कामयाब रहा है। लेकिन सवाल मेरा नवल जी आपसे है, दावा जो किया जाता रहा है 95% मामलों का निपटारा होता है, तो 5% मामलों की समीक्षा के लिए सिर्फ रिपोर्ट मांगी जा रही है, और अगर ऐसा है तो 9 सालों में सिर्फ 5% मामले हैं जो आपको लग रहे हैं कि शिकायत जिनकी नहीं सुनी गई, और 95% मामलों का निपटारा हो गया, दावा आप कर रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि 100% हमें सफलता मिले, जनता की उम्मीदों पर, आकांक्षाओं पर हम पूरा खरा उतरें, और बिहार की जनता भी इस बात को जानती है। आखिर नीतीश कुमार जी का यूएसपी क्या है? नीतीश जी का यूएसपी है गवर्नेंस और विकास, और बिहार के लोग जानते हैं कि गवर्नेंस और विकास के मामले में नीतीश कुमार के नज़दीक भी कोई बिहार का चेहरा नहीं है। दूसरी बात है कि बीजेपी के लोग भी इस बात को जानते हैं कि विकास और गवर्नेंस के अखाड़े में नीतीश कुमार को पटकनी देना बेहद ही मुश्किल है। तो नीतीश कुमार की जो विकासवादी छवि है, जो गवर्नेंस वाली नीतीश कुमार जी की छवि है, कहीं ना कहीं उस छवि का लाभ बिहार की जनता को मिले, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं। और नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि चुनाव के वक्त कोई भी जन कल्याणकारी कार्य सरकार न करे? चुनाव नजदीक है और आप पिछले 9 सालों का हिसाब किताब मांग रहे हैं, क्यों उससे पहले भी आप हर साल हिसाब किताब मांग सकते थे? नहीं, तो आप देखेंगे कि 2006 से लेकर अभी तक जनता दरबार की फंक्शनिंग को हमेशा रिव्यू किया गया, यह कोई नई बात नहीं है। और सुमित जी, तस्वीर के दूसरे पहलू को देखिए कि अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा कहते हैं कि 9 साल के मामलों की समीक्षा की जाएगी, तो एक अधिकारियों में भी तो मैसेज आएगा कि भाई जो भी मामले लंबित पड़े हुए हैं, जनता की जो भी मांगे लंबित पड़ी है, उन मामलों का रैपिडली एग्जीक्यूशन किया जाए, तो यह भी एक बड़ी बात है। सबसे अहम बात यह है सुमित जी कि नीतीश कुमार जी बिहार के एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जो बिहार के मर्ज को भी जानते हैं और बिहार के दर्द को भी जानते हैं। तो बिहार के मर्ज का क्या उपाय हो, बिहार के दर्द को कैसे दूर किया जाए, यह नीतीश कुमार जी से आज की तारीख में बेहतर कोई नहीं समझ सकता। 9 महीने तक दर्द तो उसी प्रक्रिया की एक कड़ी है, 9 महीने तक आपने दर्द दिया और अब मर्ज कर रहे हैं। नहीं, हमने तो ये तो खैर आप हंसी मजाक के लिए आप कह सकते हैं, हंसी मजाक नहीं, आप मजाक के लिए कहा जा सकता है, खुद कह रहे हैं सर। नहीं, लेकिन हकीकत ये है 9 महीने तक नहीं, 9 महीने की सरकार, मांझी जी की सरकार की बात मैं कर रहा हूं। आप खुद कह रहे हैं ना बिगड़ गई थी व्यवस्था, तो 9 महीने तक आपने मांझी जी के जरिए बिहार को दर्द दिया है, खूब दर्द दिया है। सुमित जी, और अब मर्ज। सुमित जी, पहले तो आप यह बताइए कि मांझी जी एक महादलित परिवार के व्यक्ति हैं और उन्हें नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री जैसी गद्दी पर बिठाया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी अपनी कुत्सित चालों के माध्यम से जिस प्रकार मांझी जी के माध्यम से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी कर रही थी, वह बिहार के लिए बड़ा ही परेशानी का सबब बन गया था। ठीक है, हमारा बीजेपी दोषी है, लेकिन
आप ही तो जिम्मेदार आप ही है। 9 महीने तक आपने दर्द दे दिया ना जनता को। नहीं, हमने कहां दर्द दिया? दर्द तो बीजेपी के लोगों ने दिया। बीजेपी को आपने बनाया, बीजेपी ने जो बीजेपी ने जो षड्यंत्र किया, उसी षड्यंत्र का शिकार बिहार की जनता हुई। समीक्षा कर रहे हैं, बिहार की जनता बीजेपी के षड्यंत्र का शिकार हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी विजय जी। सुमित जी, अब देखिए, हम जो पहला शब्द बोले थे इनकी करनी और कथनी, कितना डिफरेंस है। बनाए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कल का भाषण देखें कि वो हमारे बैठक में आ जाते तो मैं मांझी जी को नहीं हटाती, उनकी बात मान लेते तो वो चलते रहते। तो वो स्वीकार कल भी कर रहे हैं कि मेरे ही पार्टी के और मेरे ही इशारा पर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मर रहे हैं। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जनता से कट चुके हैं। आप एक ही विषय लें, ये 9 साल के क्या समीक्षा करेंगे? ये 7.5 साल और 2.5 साल, अभी 2 साल हुआ, ये 2 साल का समीक्षा तो करें। 2 साल के अंदर माननीय नीतीश कुमार स्वयं 1 वर्ष के लगभग मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थे गठबंधन हटने के बाद। उस पीरियड के अंदर खाद राशन किरासन से लेके लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम विभागों के अंदर जिस तरह से अराजकता फैली है, जिस तरह से विकास रुका जी, तो ठीक है, उन्हीं 9 साल में ये 1 साल भी शामिल है। नहीं तो वही 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर की तो उतनी लंबी। अब ये बताएं कि 9 साल पहले की क्या एतराज है कि वो 7.5 साल भी करवा रहे हैं, तो क्या एतराज है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ अब बताएं, इनके पास समय क्या बचा? अप्रैल तक चलेगा सदन और मई जून जुलाई ये 3 महीने हाथ में। अगस्त से तो फिर आचार संहिता का हिसाब किताब में आ जाएगा, बरसात का मौसम रहेगा। ये सिर्फ जनता से कट चुके हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए और लोगों को आई वास। ये तो वाजिब सवाल है कि नवल जी, समय कहाँ है आपका? ठीक है, आप मंगवाइए, रिपोर्ट कर मंगवाइए, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर रिपोर्ट मंगवाते हैं 9 साल में, तो 9 साल में कितनी शिकायतें होंगी जो अभी भी अधूरी होंगी, पूरी नहीं की गई होंगी, निपटारा नहीं होगा। उनको आप 6 महीने में कैसे कीजिएगा? आचार संहिता भी सामने है। देखिए, विजय जी अभी बोल रहे थे, बीजेपी के लोग जब नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा करते हैं तो कहीं से उनकी बात में विश्वसनीयता नहीं झलकती है, बल्कि उल्टे हास्य का पात्र बन जाते हैं ये। और इनको समझना चाहिए, कि बिहार की जनता हकीकत जानती है, जनता हकीकत को जानती है। सीधी सी बात है सुमित जी, सीधी सी बात है सुमित जी, सीधी सी बात है सुमित जी, सीधी सी बात है सुमित जी। जनता दरबार में किस तरह से आप लोगों ने आईवास करने का, धोखा देने का काम। अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि 21 अप्रैल 2006 को जब जनता दरबार शुरू हुआ था तो उसके बाद बढ़िया चल रहा था, आज आकर खराब हो गया है। ये बता दें, उस समय लॉ एंड ऑर्डर था, उस तरह से आपका ऐसे नहीं, आपकी बारी खत्म हो गई। उस समय लॉ एंड ऑर्डर था, उस समय गृह मंत्री बिहार का कौन था? सुशील कुमार मोदी जी थे, नीतीश कुमार जी गृह मंत्री। नहीं, सुनिए, ऐसा ही बहस मत कीजिए। उस समय बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी थे। आप मुझे बस अगर नहीं लाइन ऑर्डर की बात 6 महीने में आप कैसे पूरा करेंगे? आप आरोप लगाकर भाग नहीं सकते हैं। सरकार चला रहे अपराधियों का मनोबल बढ़ा। अगर उस समय गृह मंत्री नीतीश कुमार जी थे तो लॉ एंड ऑर्डर का श्रेय भी नीतीश कुमार जी को जाता है। आपको कहां से जाता है, आपने बताइए। अभी तो झूठ मूठ का आरोप लगा रहे हैं। चलिए, व्यवस्था सारे अपराधी नहीं, सारे ऐसे बहस मत कीजिए। आपकी बात को मैं काटा नहीं, बच्चों जैसी बहस मत कीजिए, गंभीर बहस कीजिए। ये आरोप लगाने की आदत सदाचार है। अब इनको लालू जी दिखाई दे रहे हैं, बहस हो रही है जनता दरबार की। अरे भाई, सारे नवरत्न बिहार के आप ही के साथ हैं। पप्पू यादव जी और साधु यादव जी को लेकर आप लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सूरज भान सिंह और ललन सिंह जैसे लोगों को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे सारा बिहार की जनता देख रही है, सब देख रहा है लोग आपकी चालबाजी को। पप्पू यादव जी तो आरजेडी के साथ है सर। नवल जी, आपकी चालबाजी को नवल जी थोड़ा हकीकत भी समझिए। पप्पू यादव आरजेडी के साथ हैं, सांसद हैं और आरजेडी से हैं, आरजेडी के सांसद। अरे सर, बिहार में क्या घटनाक्रम हुआ पिछले 3 महीने में? जीतन राम मांझी जी को आगे रख के किसने क्या राजनीति की? ठीक है, मुझे मैं खत्म करूंगा, बच्चों वाली बात है। कौन बच्चा है, सारे लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि सियासत में सब बड़े ही होते हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि 6 महीने में कैसे उन शिकायतों को पूरा कर लेंगे, समाधान कर लेंगे, और कर लेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी की एक खासियत रही है जो मैं जानता हूं और बिहार के लोग भी जानते हैं कि हमेशा चुनौती को अवसर के रूप में लेते हैं और जनता दरबार के मामलों में 100% सफलता पाना उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया है। तो यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि जनता दरबार के मामलों की 100% समीक्षा जो भी बची अवधि है उसमें होगी और बिहार की जनता को सुविधाएं प्रदान करने में यदि
कहीं भी कोई परेशानी है या रुकावट है तो उसका निपटारा किया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बिहार सरकार का जो नेटवर्क है, वेबसाइट है सुमित जी, बिहार पब्लिक रिड्रेसल ग्रीवांसेस सिस्टम, उसको भारत सरकार से अवार्ड मिल चुका है। ये बीजेपी के नेता लोग तो आरोप लगाने की कला में माहिर हैं, लेकिन हकीकत है, जमीनी हकीकत यह है कि 95% देख लेते हैं सर, लेकिन हो चुका है, 95% समीक्षा और 100% कामयाबी की बात पहले क्यों नहीं की गई? 2 साल में बिहार को और शिकायतों पर इतना ध्यान, लोगों की चिंता का ध्यान पहले क्यों नहीं आया सर? बहुत शुक्रिया। दिल्ली में आपको इसका इनाम मिल गया, बिहार में